गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में अपन नेक्स्ट टॉपिक वेट इक्वेशन के ऊपर। एमएससी केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल में जब कोई सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो उसमें 10 नंबर का, और अगर कोई जो एनुअल एग्जाम होता है या फाइन साल में एक बार एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर का वेट इक्वेशन आती है। उसकी एप्लीकेशन, उसकी पोस्टुलेट, उसकी इक्वेशन, ग्राफ और कैसे वो ड्राइव होती है पूरी की पूरी इक्वेशन, उस पूरे का नंबर का 10 नंबर या 20 नंबर का आता है आपके सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम के हिसाब से। अपन पढ़ेंगे वेट इक्वेशन क्या होता है। उसमें अपन पहले इस पोर्शन में अपन केवल और केवल इसके पोस्टुलेट मतलब थ्योरेटिकल टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे वाले में अपन ड्राइव करेंगे इक्वेशन को। उसके बाद में अपन ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ को कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, वो पढ़ेंगे वेट इक्वेशन में। तो पहले से मैं पहले थोड़ा फ्लैशबैक दे देता हूँ वेट इक्वेशन के बारे में। पहले अपने पढ़ा था फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन तो पहले अपने पढ़ा था लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसमें क्या था कि एक चीज को छोड़ के बाकी सभी की सभी चीजें रिटेन की गई थी वेट इक्वेशन के अंदर। वो एक चीज थी कि जो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो ये बताता है कि जो सरफेस है, जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है उसके ऊपर गैस के या एडजॉर्बेंट के अणु एक ही लेयर बनाते हैं, मोनोलेयर बनाते हैं। लेकिन जो वेट इक्वेशन है वो ये बताती है कि एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैसियस अणु है वो मल्टीलेयर बनाते हैं, मोनोलेयर नहीं बनाते। एक के ऊपर ऐसे अलग अलग परतें बनाती है, बहुत सारे परतें बनाते हैं, मोनो मल्टीलेयर बनाते हैं। केवल ये रिटेन नहीं हुआ, इसमें थोड़ा इस रिस्ट्रिक्ट हुआ था वेट इक्वेशन। बाकी सभी के सभी चीजें, सभी की सभी थ्योरी सेम है वेट इक्वेशन में, लैंगम्यूर थ्योरी की जैसी जैसी। अब अपन देखते हैं पहले लैंगम्यूर थ्योरी क्या थी। लैंगम्यूर थ्योरी ने बताया था मोनोलेयर बनाती है एडजॉर्बेंट की। एडजॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर मोनोलेयर बनाते हैं। दूसरा ये बताया था कि एक्टिव साइट्स होती हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। एक एक जो एक्टिव साइट होती हैं, एक एक जो वेकेंट जगह होती है उसमें एक एक एडजॉर्बेंट के अणु, एक एक एडजॉर्बेंट के एटम्स आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, और एडजॉर्ब होने पर एडजॉर्बेशन की जो हीट होती है वो निकलती है। ठीक है, और सभी में हीट आती है वो सेम निकलती है। दूसरी ये चीज़ है कि मान लो अपने पास सरफेस थी ये अपने पास सरफेस है, उसमें ये अपने पास है एक्टिव साइट्स किसकी, एडजॉर्बेंट की, सॉलिड सरफेस की। इसके अंदर आएंगे एडजॉर्बेंट गैस के अणु आएंगे, और एक एक साइड्स के अंदर, एक एक एक्टिव साइट्स के अंदर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो जितने भी एक्टिव साइट थी सभी के अंदर एक एक अणु एडजॉर्ब हो गए। अब पूरी की पूरी जो मोनोलेयर थी वो बन गई, मतलब पूरे के 100% इसके जो एक्टिव साइट थी उनके अंदर गैसेस अणु आ गए, मोनोलेयर बन गई। अब इसके ऊपर मल्टीलेयर नहीं बनती, ऐसा बताया था लैंगम्यूर ने। और क्या बताया था कि ये जो एडजॉर्ब हुई है इसके ऊपर, इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई पार्शियल इंटरेक्ट नहीं है, कोई भी लेटरल इंटरेक्ट नहीं है। मतलब इसको ये बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, कि कैसे भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि पास वाले की नेचर कैसी है तो इधर वाले की नेचर क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये अपना अलग एडजॉर्ब होगा, ये अपना अलग एडजॉर्ब होगा। ठीक है, और जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो सभी में सेम निकलेगी। डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो डिपेंड करती है गैस की नेचर के ऊपर। वो लिक्विफिकेशन, इजिली लिक्विफाई होने वाली गैस है, मतलब गैसेज होती है। जैसे अमोनिया गैस है, एक अपने पास हाइड्रोजन गैस। अमोनिया गैस होती है वो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो इजीली कन्वर्ट नहीं होती गैस के अंदर, उसको टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम करना पड़ता है तब जाके वो लिक्विफाई होती है। लेकिन जो अमोनिया है वो इसी इजीली से लिक्विफाई हो जाती है, इजीली से सोल्यूबल होती है, तो इसके कारण इजीली से ये एड्जॉर्ब हो जाएगी। अन्नस्थरी जो गैस है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, मतलब गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बताया था लैंगम्यू ने। सेम इसी का ऐसा कैसा इसके अंदर था। इसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो एड्जॉर्प्शन है सॉलिड के ऊपर, गैस का एड्जॉर्प्शन और गैस का सॉलिड से वापस डिजॉर्प्शन, दोनों की जो बीच में एक दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मतलब जो रेट ऑफ कंडेंसेशन या एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन या इवोपरेशन। तो अब पढ़ते हैं अपन बेट इक्वेशन कहाँ से नाम आया था, क्या क्या बोलती है, क्या क्या पोस्टुलेट है बेट इक्वेशन के। तो बेट नाम आया था, तीन साइंटिस्ट थे जिनका पहला नाम लिया है ब्रोनर, इमिट और टेलर। इन तीनों का इनिशियल नाम लेना है बी, ई और टी। तो यहाँ से इक्वेशन निकली थी बेट इक्वेशन। बेट इक्वेशन क्या बताती है कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन अपने पढ़ा था। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो लेयर बनती है वो मल्टी लेयर बनती है। क्या बनती, मल्टी लेयर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे एन लेयर होती है। ये बताया था बेट इक्वेशन इन तीनों ने, और जो कि ट्रू है। मोनोलेयर नहीं बनती, मल्टी लेयर बनती है।
अब इसके पोस्टुलेट हैं बेट इक्वेशन के, वो पोस्टुलेट अपन पढ़ लेते हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि लैंगम्यूर आइडिया ऑफ लोकलाइज्ड एडजॉर्प्शन साइट रिटेन, मतलब जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो लोकलाइज्ड होती हैं, एक साइट के ऊपर दूसरे जो गैसेस अणु हैं वो एडजॉर्ब होंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ गमन नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, एक जगह लोक होंगे। ये सेम का सेम था लैंगम्यूर में, जैसा था वैसा ही बेड में रिटेन किया गया है। तो लैंगम्यूर आइडिया ऑफ लोकलाइज्ड एडजॉर्प्शन साइट इज रिटेन। दूसरा अगर अपन बात करें पोस्टुलेट की, तो दूसरा पोस्टुलेट ये था कि इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल इन द एडजॉर्प्शन लेयर आर नेग्लेक्टेड, मतलब दोनों जैसे एक्टिव साइट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल कम था, नेग्लेक्ट करने वाला था, मतलब उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। तीसरे की अगर अपन बात करें तो लैंगम्यूर ने बताया था मोनोलेयर बनती है, लेकिन जो बेट इक्वेशन है वो बोलते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टीलेयर बनती है, मतलब पहला एक एटम होगा, गैसियस एटम हो सकता है या कोई वेपर हो सकती है अपने पास। अब वो किसके ऊपर एडजॉर्ब होगा, वो एडजॉर्ब होगा ये ये फ्री सरफेस के ऊपर, सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगा, तो क्या बनेगा, एक मोनोलेयर बनेगा, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब दूसरा एटम या दूसरी वेपर या गैस वो सिंगल कॉम्प्लेक्स के ऊपर वापस एडजॉर्ब होगी और एक और डबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, डबल लेयर बनाएगी। अब डबल लेयर के ऊपर एक और एटम या वेपर इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी और ट्रिपल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इस प्रकार से एन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, मल्टी लेयर बनाएगी एक सॉलिड की सरफेस के ऊपर। ये था अपना बेट इक्वेशन। अब चौथा अगर पोस्टुलेट की बात करें कि देयर आर ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सक्सेसिव लेयर्स, मतलब दूसरी लेयर और तीसरी लेयर और चौथी लेयर के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। किस किस के कैसा इक्विलिब्रियम, वो होता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब उड़ना, सॉलिड से गैस का वापस हटना, उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन, या इवेपोरेशन बोलते हैं हटना। फ्रॉम द फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या एडजॉर्प्शन एक ही होता है। कंडेंसेशन ऑन द प्रोसीडिंग लेयर, एक के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है उनमें जो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जितने जुड़ते जाते हैं, जितने एडजॉर्ब होते जाते हैं, उतने के उतने डिजॉर्ब हो जाते हैं, उतने के उतने वेपर बनती जाती है, मतलब दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट इसका जो है पोस्टुलेट वो है कि आफ्टर द फर्स्ट लेयर द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वेपर। इस लाइन का मतलब समझो भी, जैसे सॉलिड की सरफेस के ऊपर पहली लेयर बनी थी, तो एडजॉर्ब हुई थी, इसको बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब जैसे सॉलिड के ऊपर गैस एडजॉर्ब हुई तो हीट निकली को उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट है वो कम निकलेगी एज कंपेयर टू केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें जो हीट होती है वो -20 टू -40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होती है, कम होती है, तो हीट कम निकलेगी। वो किसके बराबर होती है, वो होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर। मतलब जो अपने पास भाप थी, जो वेपर थी, अब वो लिक्विफाई होगी, एक और उसके ऊपर लेयर बनाएगी, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे लेयर बनाएगी, तो जो गैसेस है वो लिक्विफाई होगी। लिक्विफाई को बोलते हैं, लिक्विफाई होता है मतलब एक लेटेंट हीट निकलती है। लेटेंट हीट का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम होगा और एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब उसमें फेज या स्टेट चेंज होती है, पहले वो गैसेस फेज में था, लेकिन वो लेटेंट हीट निकाल के लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फेज में आ गया, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। वो किसके बराबर होती है, वो फर्स्ट लेयर जो बनती है, मोनोलेयर बनती है, उसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के बराबर। अब ऊपर जो पोस्टुलेट अपने 5 पोस्टुलेट पढ़े हैं बेट इक्वेशन के, उसके बेसिस के ऊपर जो बेट है, इन 3 साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या थी, इन 3 एजम्पशन के ऊपर एक इक्वेशन थी। वो इक्वेशन ये थी कि पी अपॉन वी टोटल, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी मोनो सी प्लस सी माइनस 1 वी मोनो सी अपॉन पी नोट। ये अपने को याद रखनी है मोनोलेयर, ये बेट इक्वेशन। कैसे याद रखना है कि पी नोट है वो हमेशा नीचे आएगा और जो पी है वो हमेशा ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे है पी नोट माइनस पी, इस प्रकार से अपने को याद रखना है। और 3 पार्ट होंगे, ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इस प्रकार से अपने को याद रखने हैं। अगर अपन बात करें इनकी पी नोट वी टोटल वी मोनो सी, इनकी अगर बात करें तो वी टोटल है जो गैस एडजॉर्ब हुई है, पूरी की पूरी गैस, पूरी की पूरी मल्टी मोलिकुलर लेयर जो एडजॉर्ब हुई है उसका वॉल्यूम। अगर वी मोनो की बात करें तो जो फर्स्ट लेयर बनी थी पूरी की पूरी, जैसे ढकी गई थी सॉलिड की सरफेस, उसको बोलते हैं मोनोलेयर, पहली बार ढकी गई थी, उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा वी मोनो। पी नोट की बात करें तो सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, ये होता है सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ गैस। और उसके बाद में अगर अपन बात करें कांस्टेंट सी की, तो ये कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के ऊपर।
ये थे हमारे पोस्टुलेट बेट इक्वेशन के। अब अपन पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ बेट इक्वेशन, कैसे ड्राइव करेंगे बेट इक्वेशन को अभी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं बेट इक्वेशन का डेरिवेशन। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे छोटा डेरिवेशन है बेट डेरिवेशन। इसमें से क्वेश्चन ये पूरा का पूरा अगर अपन को पूछे कि बेट जो इक्वेशन है उसको पूरे का पूरा लिखो, तो उसमें एप्लीकेशन लिखते हैं, ये लिखते हैं, इसके अलावा भी डेरिवेशन थोड़ा बहुत और है वो लिखते हैं। उसमें दो चीज आएंगी, एक तो ये पार्ट, एक और पार्ट आएगा, उसके बाद में वो अपने को लेके चलेगा जो अपनी बेट इक्वेशन है उसके अंतिम पड़ाव पर, उसके बाद में उसका ग्राफ है वो पढ़ना है। इस प्रकार से अपनी बेट इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक पूरी की पूरी चैप्टर 20-25 मिनट के अंदर बेट इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन देखते हैं इसके डेरिवेशन की। तो एक अपने पास होती है सरफेस, सॉलिड सरफेस होती है, उसके ऊपर एडजॉर्बेट आता है, वो एडजॉर्ब होता है। वो एक गैसियस है, जो ए है, अपने ए माना है, ए गैसियस फॉर्म में है, वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ए एस। अगर अपन इसके एडजॉर्प्शन कांस्टेंट की बात करें तो इसका एडजॉर्प्शन कांस्टेंट होगा K1 इजिकल टू थीटा 1 अपॉन थीटा वी पी, जहाँ पे थीटा वी है फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइड्स। किसकी साइड्स? वेकेंट साइड, सरफेस के ऊपर जो वेकेंट साइड थी, जो खाली साइड थी, उनका फ्रैक्शन। थीटा 1 है जो मोलिक्यूल ए है उसका फ्रैक्शन है उसके ऊपर ऑक्यूपाइड होने का, एडजॉर्ब होने का, थीटा 1। पी है गैस का प्रेशर, किस प्रेशर से जो ए गैस है वो एडजॉर्ब हुई है, ये है थीटा 1, थीटा वी और पी। अब जो बात करें अपन, बेट इक्वेशन मल्टी लेयर, मल्टी मोलिकुलर लेयर को एक्सप्लेन करती है। तो मल्टी, ये तो थी मोनोलेयर, अब मोनोलेयर के ऊपर एक और लेयर आएगी ए की, फिर उसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, ऐसे एन टाइप एन लेयर आएगी एक के ऊपर एक के ऊपर। अगर अपन बात करें सभी की, तो सरफेस, जो सॉलिड की सरफेस है उसके ऊपर पहला जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हुई है, पहला गैस आई है, वो एक यूनिक लेयर होगी। और बाकी जो पूरी सरफेस बनी है एस और ए से, जो ए एस है उसके ऊपर जो गैस की सेकेंड लेयर बनेगी वो अलग होगी, थर्ड वाली अलग होगी, फोर्थ वाली अलग होगी, ये सभी से अलग होगी पहले वाली। लेकिन अगर बाकी की बात करें तो बाकी की जो एडजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है वो सभी का समान होगा। मतलब पहला वाला सरफेस, सॉलिड सरफेस और गैस के बीच में इंटरेक्शन अलग टाइप का हुआ, वो यूनिक होगा। और गैस के ऊपर जो लिक्विफिकेशन हुआ है उसका जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, वो अलग होगा। वो K2, K3, K4 इस प्रकार से अलग अलग होंगे। वो ये आपस में सेम होंगे लेकिन ये K1 से अलग हो गए। अगर अपन बात करें, अपने पास दूसरा एटम आया, दूसरा एक गैस आई Ag, वो किसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ? वो एस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो पहले मोनोलेयर बन चुकी थी उसके ऊपर हुआ। और एक बनाया था बाई मोलिकुलर लेयर A2S। अब तीसरी लेयर आई, तीसरी गैस आई, वो दो के ऊपर एडजॉर्ब हुई। ऐसे प्रकार से एनवी मोलिकुलर एनवी लेयर मिली अपने को ANS। अगर इसके रेट कांस्टेंट K की बात करें तो अपन मान लें कि सेकंड लेयर के लिए K2 है, K2 की जो वैल्यू होगी थीटा 2 बाई थीटा 1 P। ये P है, ये बाई में है, थीटा के बाई में, ये पूरा का पूरा थीटा 1 P, नीचे भाग में इसके। K3 की बात करें तो थीटा 3 अपॉन थीटा 2 P। अगर Kn की बात करें तो थीटा n अपॉन थीटा n माइनस 1 P। मतलब अगर अपन Kn की बात करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? थीटा n, मतलब जो फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड होने का। और जो नीचे आएगा वो आएगा पहले वाली परत के साथ में जो अट्रैक्शन हुआ है, जो वेकेंट साइड फिल हुई है उसका फ्रैक्शन, और उसके बाद में आएगा P, उस गैस का प्रेशर। अब अगर अपन बात करें तो जो थीटा, जो K1 है अपना, वो अलग होगा बाकी सभी से, और जो बाकी सेम है, वो जो बाकी जो सभी बचे हैं A2S, A3S, ANS, A4S, इस प्रकार से वो सभी सेम होंगे, उनके जो रेट कांस्टेंट है वो सेम होंगे। तो अगर अपन बात करें इसकी, तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K4 इज इक्वल टू Kn, और सभी को अपन मानेंगे K। इस प्रकार से, K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K4 इज इक्वल टू Kn, और सभी को माना अपने एक बड़ा कांस्टेंट K। ठीक है। अब अपन बात करें K2, K3, K को सभी को अपने K माना है। तो यहाँ पे अगर अपन थीटा 2 की वैल्यू निकालें तो थीटा 2 का वजन गुणा करेंगे तो थीटा 2 इज इक्वल टू K2 को अपने K माना है, तो K इंटू पी, Kp को पास में रखना है, और बचा है थीटा 1। अगर अपन बात करें यहाँ पे थीटा 3 की, तो थीटा 3 की वैल्यू आएगी थीटा 2 इंटू Kp। थीटा 4 की बात करें तो थीटा 3 Kp। इस प्रकार से थीटा n की बात करें तो थीटा n माइनस 1 Kp की पावर n-1, इस प्रकार से होगी थीटा n की वैल्यू। अगर अपन थीटा 3 की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे थीटा 2 की, अपने पास थीटा 2 की भी वैल्यू है। थीटा 2 की वैल्यू क्या है? थीटा 1 Kp। थीटा 3 की बात करें तो इक्वल टू
थीटा 2 के पी, तो थीटा 2 की वैल्यू रखा हूँ थीटा 1 के पी, और के पी पहले से बचा है इंटू के पी, तो के पी इसकी पावर होगी 2, तो के पी स्क्वेयर। थीटा 1 को, थीटा 3 को अपन थीटा 1 के पदों में भी लिख सकते हैं और थीटा 2 के पदों में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार थीटा 4 है उसको अपन थीटा 1 के पदों में, थीटा 2 के पदों में और थीटा 3 के पदों में भी लिख सकते हैं। अब इसी को अपने पूर्ण रूप से एक नॉर्मली एक जनरली फॉर्मूले के अंदर लिखा है कि जो थीटा आई है, जो आई वा थीटा है, उसकी वैल्यू होगी थीटा 1 इंटू के पी की पावर आई माइनस 1। आई हो सकता है वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसे अपन यहाँ पे बात करें, मान लो आई की वैल्यू 2 है, तो 2 की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो थीटा आई थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, ये पहला ही एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होगा, फ्रैक्शन होगा। और उसके बाद में के पी। अब अपन बात करेंगे आई की वैल्यू अपने 2 मानी थी थीटा 2 के लिए, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 1 यहाँ पे पावर लगाने की जरूरत नहीं है, तो थीटा 1 के पी, थीटा 1 के पी इस फॉर्मूले से आया। ऐसा कैसा ये जनरल फॉर्मूला लिखा है अपन। अब बात करें पूरी की पूरी एड्जॉर्प्शन लेयर की, एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट की, तो उसकी वैल्यू होती है यूनिट, उसकी वैल्यू होती है यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होती है। इसकी जो पहला एड्जॉर्प्शन हुआ है उसके रेट, उसके कांस्टेंट और बाकी सभी कांस्टेंट है जो मल्टी लेयर बनी है बेट इक्वेशन के अंदर, सभी का एडिशन होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो अपने जो पहली लेयर बनी है थीटा वी के वन, जिसका एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट के वन था, उसके अपन अलग से लिखेंगे, और बाकी सभी है उसके लिए अपन अलग से लिखेंगे। मतलब उसके लिए आई की वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू 1 टू लेके आई इज इक्वल टू एन तक, और थीटा आई। अब अपन बात करें थीटा आई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो थीटा आई को अपन ये लिखेंगे थीटा 1 के पी की पावर आई माइनस 1। अब मानते हैं अपन के पी है, के पी जो यहाँ पे के पी दिखा रहा है उसको अपन एक्स मानेंगे, पूरे इक्वेशन के अंदर केपी को एक्स मानेंगे। केपी को एक्स मानने के बाद में अगर अपन बात करें तो इस फॉर्मूले में तो 1 इज इक्वल टू थीटा वी, वो का सेम है। अब अपन बात करते हैं थीटा 1 की, यहाँ पे रखा थीटा 1, यहाँ पे बात करते हैं अपन 1 के लिए, तो 1 की अगर अपन बात करें तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो किसी की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा 1, तो थीटा 1। अब अपन रखते हैं आई की वैल्यू 2 एक क्रम से लिखना है, एंड या आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस प्रकार से अपन रखते जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू 1 रखी, आई की वैल्यू 1 रखी, अब आई की वैल्यू 2 रखते हैं। 2 के लिए थीटा 1 सेम, केपी को अपने एक्स माना है, ठीक है। अब आई की वैल्यू अपने 2 रखी है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो किसी की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो थीटा 1 एक्स। अब अपन बात करें 3 की वैल्यू के लिए, तो थीटा 1 अपना सेम है, और केपी को अपने एक्स माना है। 3 - 1 3 माइनस होता है, 3 - 1 होता है 2, 2 के लिए के पी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अगर अपन आई की वैल्यू 4 रखेंगे तो आ जाएगा थीटा 1 एक्स क्यूब। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब थीटा भी अपना पहले से अलग पड़ा है, और पूरे के अंदर से अपन थीटा 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर अपन थीटा 1 कॉमन ले तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, तो अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस प्रकार से आईवें पद तक अपने को एक सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज का एक मैथमेटिकल एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से एक सीरीज बनती है जिसका एंड इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर अपन माने कि एन की वैल्यू है इनफाइनाइट, यहाँ पे आई की वैल्यू मान लो वो इनफाइनाइट होगा, तो इसको अपन एक्सपेंशन इसका लिख देते हैं 1/1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा ये। तो अपन पूरे की जगह 1/1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो 1 इज इक्वल टू थीटा वी, ये सेम है। अब थीटा 1 सेम है, अब इसकी जगह पर लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स ये रहा। अब अपन बात करें थीटा वी की, तो यहाँ पे है अपना थीटा वी। अगर थीटा वी निकालें अपन तो थीटा वी होगा थीटा वन अपॉन के पी, ये होगा अपना थीटा वी इस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से। अब अपन के का भाग देते हैं और के का मल्टीप्लाई करते हैं, के से डिवाइड करेंगे और के से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर के से डिवाइड किया और के से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास होता है k1/k होता है एक कांस्टेंट c, तो ये अपने पास हो जाएगा c। और pk का अभी अभी अपन ने मान रखा है कि pk इज इक्वल टू एक्स रखना है, तो ये तो हो गया k1/k हो गया c और p के बचा p के हो गया अपना x, तो थीटा 1/cx ये अपन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे थीटा v की जगह लिखेंगे थीटा 1/cx, और यहाँ पे थीटा 1/1 माइनस एक्स पड़ा है। अब दोनों में से अपन थीटा 1 कॉमन ले लेंगे, थीटा 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 1/cx प्लस 1 माइनस एक्स। अब दोनों में अपन एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम नहीं है, एलसीएम लेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा,
दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर अपन इसका डिवाइड करेंगे, फिर इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस एक्स इसका, प्लस इसके ऊपर इसका डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास सी एक्स बचेगा। अब सी एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बचेगा सी एक्स। अब अगर अपन बात करें इसी फॉर्मूले के अंदर, तो इसको अपन सी एक्स 1 माइनस एक्स ऐसा कैसा होगा, और इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो इसको अपन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, 1 वैसा का वैसा, सी एक्स को पहले लिख दिया और एक्स कॉमन ले लिया, तो पहले मैंने लिख दिया प्लस वाला, एक्स कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ पे सी बचा और यहाँ पे बचा माइनस, तो सी माइनस 1 ऐसा कैसा बचा है इसके अंदर। अब मैं थीटा 1 की वैल्यू निकालूं, थीटा 1 को एक साइड में करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सी एक्स 1 माइनस एक्स ऐसा कैसा, और अपॉन ये 1 प्लस एक्स सी माइनस 1, ये अपना ऐसा हुआ। अब अपन दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, उसमें क्या लेते हैं और फिर इसका अपन पूरे के पूरे इक्वेशन ड्राइव करेंगे। लास्ट इक्वेशन जो अपनी बेट इक्वेशन थी, पूरी की पूरी इक्वेशन वो अपन ड्राइव करेंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं दूसरे पड़ाव पर, दूसरे अप्रोच पर बेट इक्वेशन के, जो अपने को लास्ट पड़ाव पे लेके जाएगी बेट इक्वेशन के फाइनल डेरिवेशन के ऊपर। अब यहाँ पे अपन तीन चीजें देखते हैं, एन, सी एस और थीटा। क्या क्या है ये, तो एन जो एन है वो एन वैल्यू है एडजॉर्बेड है, जो सॉलिड है उसके पर वॉल्यूम मास का जितने उसके अंदर एडजॉर्बेड के अणु आ सकते हैं वे उन साइड्स को बोलते हैं, बोलेंगे एन। सी एस की बात करें द टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइड पर यूनिट मास, सी एस होगा मतलब सरफेस साइड के ऊपर जितने एक यूनिट मास के अंदर जितनी सरफेस साइट है उसको बोलेंगे अपन सी एस। और सी एस थीटा 1 होगा नंबर ऑफ साइट कैरिंग, एक मॉलिक्यूल के द्वारा जितनी साइट कैरिंग की गई है उसको बोलेंगे सी एस थीटा 1। और सी एस थीटा 2 लिखेंगे द नंबर ऑफ साइट कैरिंग टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के द्वारा जितनी साइट कैरी की गई है उसको अपन बोलेंगे सी एस थीटा 2। अब अगर अपन टोटल नंबर देखें मॉलिक्यूल की, उन मॉलिक्यूल की जो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्ड हुए हैं, उसकी वैल्यू होगी सी एस थीटा 1, सी एस थीटा 2, सी एस थीटा 3, सी एस थीटा 4, इस प्रकार से। तो उसमें से अपन ने सी एस कॉमन लिया और अपने पास अंदर बचा थीटा 1, 2 थीटा 2, 3 थीटा 3 या 4 थीटा 4, इस प्रकार से एन थीटा एन। मैं इस थीटा 1 को 1 थीटा 1 भी लिख सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सी एस अपने पास कॉमन है, अगर मैं इसको जनरली एक पूरे फॉर्मूले के रूप में लिखूं, एक जनरली नॉर्मल फॉर्मूले के अंदर लिखूं आई की फॉर्म में, तो मैं ये लिख सकता हूँ आई थीटा आई। अगर आई की वैल्यू मान लो 2 है तो 2 थीटा 2, 3 है तो 3 थीटा 3, इस प्रकार से अपने एक जनरल फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समेशन क्यों लगाया कि सभी का एड है, एड किन किन का, मान लो आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, इस प्रकार से। अगर 1 होगा तो पहले वाला पार्ट आ जाएगा, अगर 2 होगा तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, अगर 3 होगा तो थीटा 3 थर्ड पार्ट आ जाएगा, और इसी प्रकार एनवा पार्ट अपने पास आ जाएगा। आई की वैल्यू चेंज करेंगे उस प्रकार से, तो सी एस अपना बार है, अंदर वाले को अपने लिख दिया सी समेशन आई थीटा आई। आई की वैल्यू है 1 से लेके एन तक या इनफाइनाइट तक, जितने भी अपन बोलेंगे जितनी लेयर होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अपने पहले पढ़ा था कि थीटा आई है, जो थीटा आई है अपना, वो अपने पढ़ा था थीटा आई इज इक्वल टू थीटा 1 के पी की पावर आई माइनस 1, ये पढ़ा था आपने इससे पहले वाले पार्ट के ऊपर। उसमें क्या था, तो जैसे अपने थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 था थीटा 1 इंटू के पी, अगर थीटा 3 की बात करें तो थीटा 3 था थीटा 1 इंटू के पी की होल स्क्वायर, अगर थीटा 4 की बात करें तो थीटा 1 और के पी की पावर 3, ये के पी क्यूब, इस प्रकार से था। तो यहाँ पे आपने लिखा है थीटा आई को लिखा है थीटा 1 के पी की पावर आई माइनस 1, और के पी को अपने लिखा था एक्स, ठीक है। तो मैंने सीधा का सीधा एक्स लिख लिया, आई अंदर वाला था अंदर का अंदर रह गया, थीटा 1 था थीटा 1 बाहर आ गया क्योंकि सभी के अंदर थीटा 1 था, थीटा 1 अपने कॉमन ले लिया। तो अपने पास अब क्या बनता है इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को सीधे अपन एक पार्ट छोड़ के बीच में ये लिख सकते हैं। और अब सी एस थीटा 1 अपना कॉमन है, अगर अपन आई की वैल्यू रखें, तो अगर अपन आई की वैल्यू 1 रखें तो वो आई की जगह 1, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अगर 2 के बाद 2 रखें आई की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 मतलब यहाँ पे आएगा 2x। अगर आई की वैल्यू 3 रखें इसके अंदर तो 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3x को, इस प्रकार से अपने पास पद आते जाएंगे और इसको अपन लिखेंगे समेशन के रूप में, ऐड के रूप में ऐड करके, ठीक है। अब अपन बात करें इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इस प्रकार से सीरीज आएगी। तो अपन उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि इसको अपन देखो, इसका एक
इंटीग्रेशन इनका डिफरेंशिएशन होता है इसका पूरे का। वो किसका डिफरेंशिएशन होता है? वो डिफरेंशिएशन होता है एक ही सीरीज का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस प्रकार से। अगर अपन देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आया। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आया, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आया, अगर एक्स 4 का करते तो 4x क्यूब आता। इस प्रकार से एक सीरीज है जिसका डिफरेंशिएशन अपने को मिला है। अब इस डिफरेंशिएशन को अपन कैसे लिख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सीरीज है। अपने पहले भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा था। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। किस प्रकार से होता है? जैसे अपने को इसका करना है डी बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि पावर -1, पावर नीचे से ऊपर गई -1 हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में अपने पास आएगा, इसकी पावर हो जाएगी n-1, तो -1 पहले से थी, एक और माइनस आ गई तो n-2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर नीचे आएगी, वापस 2 प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। अब पूरी की वैल्यू अपने ये रख दी तो अपने इसकी जगह ये पार्ट लिख के ये लिख सकते हैं सी एस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो अपन सी एस मतलब जो द नंबर ऑफ सरफेस साइट पर यूनिट मास, अगर अपन बात करें मोनोलेयर बन चुकी है, पूरी की पूरी जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है वो एडजॉर्ब द्वारा एक लेयर बन चुकी है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि सी एस इज इक्वल टू एन मोनो नंबर ऑफ साइट, टोटल नंबर ऑफ साइट पर मोनोलेयर के लिए अपन यहाँ पे सी एस की जगह एन एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी एस की जगह एन एम लिखा तो हो गया एन इज इक्वल टू एन एम थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब अपन ने इससे पहले वाला पार्ट था उसमें लास्ट रिएक्शन क्या थी कि थीटा 1 की वैल्यू थी सी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सी माइनस 1, ये पूरा पूरा फॉर्मूला था। यहाँ पे क्या था साथ में 1 माइनस एक्स था, उस 1 माइनस एक्स से ये 1 माइनस एक्स की एक पावर कट गई तो यहाँ पे क्या बचा, नीचे वाला 1 माइनस एक्स बचा और ऊपर एन एम वैसा का वैसा थीटा 1 की जगह आपने रखा है सी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सी माइनस 1, इससे पहले वाली इक्वेशन थी। अब अपन बात करें एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के ऊपर, तो उसमें अपन बोल सकते हैं कि एन अपॉन एन मोनो मतलब मोनोलेयर और टोटल लेयर की जो रेशियो होता है वो वी अपॉन वी मोनो के इक्वल होता है, उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अपन एन अपॉन एन मोनो की जगह अपन लिख सकते हैं एन की जगह मतलब वी लिख सकते हैं और एन एम की जगह वी एम लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में अपन लिखेंगे तो वी टोटल इज इक्वल टू वी एम सी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स सी माइनस 1, सेम ऐसा कैसा होगा। अब अपन रिकॉल करेंगे, रिकॉल में अपन को क्या देखना है कि जहाँ पे x है उसको kp की जगह चेंज करेंगे और जहाँ पे k है उसको अपन लिखेंगे 1 बाई पी नोट। अगर अपन इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे है x को अपन क्या लिखेंगे kp, x इज इक्वल टू kp लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे p लिखा है क्यों, क्योंकि मैं k को कैंसिल कर रहा हूँ, k को ऊपर वाले से और नीचे वाले k को डिलीट करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी एम सी पी, नीचे वाले में यहाँ पे बात करें तो 1 माइनस एक्स, एक्स इज गया के पी, ठीक है, 1 माइनस के पी आएगा नीचे वाले में। अब मैं के कॉमन ले लूँ, के कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो के नीचे आएगा और यहाँ पे के हट जाएगा। मैंने के कॉमन लिया और नीचे वाले के को बाहर वाले ऊपर वाले के से कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे है 1 अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी नोट को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन के को पी नोट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पी नोट माइनस पी बचा हुआ था पी 1 प्लस पी अपॉन पी नोट। अब देखो भी 1 प्लस एक्स की जगह अपने को क्या लिखना है, एक्स की जगह अपने को लिखना है के पी और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 1 बाई पी नोट। तो मैं इसको इसी प्रकार से भी लिखता हूँ, पी अपने पास पहले है, के लिखा है पी नोट, तो यहाँ पे है पी अपॉन पी नोट सी माइनस 1 एज इट इज है। अब अपन बात करें तो यहाँ पे जो v है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा पी नोट माइनस पी, इसके मल्टीप्लाई में ये गया और नीचे आ जाएगा इसके p, मतलब p वाले पार्ट को एक तरफ करना है जितना हो सके अपने को इस इक्वेशन से, ठीक। वी एम सी अपॉन 1 प्लस पी अपॉन पी नोट सी माइनस 1, सेम आगे पीछे किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन रेसिप्रोकल करें, दोनों को उल्टा करें तो अपने को मिलेगा पी अपॉन वी पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम सी। ये उल्टा करेंगे तो 1 के नीचे वी एम सी आएगा और इस पार्ट के नीचे भी वी एम सी आएगा, तो 1 अपॉन वी एम सी एज इट इज और सी माइनस 1 अपॉन वी एम सी, इस पार्ट को अपन अलग लिखेंगे और इस पार्ट को पी अपॉन
पी नोट, ये ऐसा कैसा होगा, नीचे का नीचे आ जाएगा, मल्टी इसको रेसिप्रोकल करना है, लास्ट पद में उल्टा करना है दोनों पदों को। इसी को अपन बेट इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर अपन इसका कंपेरिजन करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से, तो यहाँ पे अपना ये है y, मतलब y एक्सिस पे अपने को इस पार्ट को लेना है। ये है अपना कॉन्स्टेंट c क्या होता है, इंटरसेप्ट। अब अपन बात करें इस पार्ट को, तो इस पार्ट को अपन लिखेंगे m, ये होगा स्लोप, अपने ग्राफ का स्लोप होगा ये, और p अपन पी नोट है, ये होगा x, मतलब x एक्सिस के ऊपर अपने को रखना है p अपन पी नोट, y एक्सिस के ऊपर रखना है p अपन v, पी नोट माइनस। अब दोस्तों बेट इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ है, जो अपने पास बेट इक्वेशन थी p अपॉन v, पी नोट माइनस p इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम सी प्लस c माइनस v अपॉन वी एम सी इंटू पी अपॉन पी नोट। अब इसको अपन कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे अपना जो कांस्टेंट होगा c होगा, जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 1 अपॉन वी एम सी वाला पार्ट, m होगा जो अपने पास स्लोप है वो होगा c माइनस 1 अपॉन वी एम सी, और जो अपने पास x एक्सिस पे लेना है वो होगा p अपॉन पी नोट। y एक्सिस वाला होगा ये पूरा का पूरा पार्ट y एक्सिस पे। अगर अपन ग्राफ बनाए तो ये अपनी y एक्सिस है और ये अपनी x एक्सिस है। अब अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होता तो अपना ग्राफ स्टार्ट होता सेंटर से, जीरो से, जीरो 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 से। अगर अपना कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका इंटरसेप्ट का मतलब वो स्टार्ट हो रहा है सेंटर के अलावा किसी दूसरी पोजीशन पे। अगर ये वैल्यू प्लस की होती तो ये ऊपर की साइड से स्टार्ट होगा, अगर ये वैल्यू माइनस की होती तो जो ग्राफ होता वो स्टार्ट होता नीचे से। तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो मतलब ये स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपना जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 1 अपॉन वी एम सी, इस पूरे की वैल्यू है 1 अपॉन वी एम सी। अगर अपना स्लोप की बात करें तो जो अपनी m की वैल्यू होती है इस इक्वेशन के अंदर वही अपना स्लोप होगा, तो इसके अंदर स्लोप है c माइनस वी अपॉन वी एम सी, ये अपना स्लोप। तो मैंने इसी को साइड में लिखा है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू है 1 अपॉन वी एम सी और जो स्लोप है उसकी वैल्यू है c माइनस 1 अपॉन वी एम सी। अगर अपन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहें तो क्या होगा कि स्लोप प्लस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम। कैसे होगा वो भी अपन देखते हैं। स्लोप और इंटरसेप्ट को ऐड किया तो 1 अपॉन वी एम सी प्लस c माइनस 1 अपॉन वी एम सी। अब अपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया वी एम सी, एलसीएम वी एम सी आया तो वी एम सी के ऊपर भाग दिया वी एम सी का एलसीएम के ऊपर, और इसके साथ में बचा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इस इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पे 1 आया और 1 को मल्टीप्लाई किया c माइनस 1 से, यहाँ पे ऐड करके लिख दिया c माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा c, नीचे क्या है वी एम सी, तो c से c कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम। अब अगर अपन बात करें डिवाइड करने की तो स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट होता है c माइनस 1। कैसे होगा, स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट, स्लोप है c माइनस 1 अपॉन वी एम सी, अपॉन इंटरसेप्ट है 1 अपॉन वी एम सी से वी एम सी कैंसिल, तो अपने पास होगा c माइनस 1। ये कहाँ पे काम आएगा, तो स्लोप और इंटरसेप्ट में वी एम पूछे और स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दे तो अपन वी एम इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये थी अपनी बेट इक्वेशन।